जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे सीडीपी के जो मैराथन में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ ही साथ उसकी सीडीपी की जितनी भी यानी कि बाल विकास की पेडागोजी है, सबसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में रिपीटेड हुए हैं, यानी कि बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए बिना देरी करें हम शुरू करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली जो इम्पोर्टेंट आने वाली वीडियो है अगले सब्जेक्ट की, वह आपको समय पर पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। तो यह क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसमें जो इसका सही आंसर होगा, इसमें यह अवस्थाएं दे रखी हैं, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा बिल्कुल जो वो है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में अपने ग्रुप का जो लीडर होता है उसमें बच्चा। तो देखेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो इसमें है सूक्ष्म गतिक कौशल, यह है लिखना। तो आप इसमें जो सही आंसर लगाएंगे वो लिखना होता है। जो कि चढ़ना, इसमें पूरा शरीर गति करेगा, यानी कहीं हम जीने पे चढ़ रहे हैं, पैड़ियों पर चढ़ रहे हैं हमारा। और फुदकना, इसमें भी अपना पूरा शरीर हिलेगा। और दौड़ने में भी पूरे शरीर की क्रिया होती है। तो यह है सूक्ष्म गतिक कौशल नहीं है, केवल लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल है। इसमें केवल हाथ और आंखों का ध्यान होता है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। तो मनोवैज्ञानिक भाषा विकास किसने दिया था भाषा विकास, तो नोम चोम्स्की ने। तो नोम चोम्स्की के द्वारा यह मनोवैज्ञानिक भाषा विकास सिद्धांत दिया गया था। तो इसका सही आंसर लगाएंगे हम नोम चोम्स्की। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो आप इसका सही ऑप्शन बताएंगे। तो इसका सही ऑप्शन है इसमें बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को जो कोल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, यानी कि एक अनोखा काल इसको माना है इनके द्वारा। जो कि बाल्यावस्था को, यानी कि बाल्यावस्था आपने भी देखा होगा कि आपके लिए एक जो अनोखा काल बीत गया, यानी कि आप उसको दोबारा जीना चाहोगे, यानी कि उसमें कोई ना तो टेंशन रहती है, आदमी बिल्कुल फ्री रहता है। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास है। मानव विकास क्या है, यानी कि मानव विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके से होता है। यानी कि इसमें ऑप्शन 4 यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि जो मानव का विकास है, यानी कि जो मनुष्य का विकास है, वह मात्रात्मक भी हो सकता है, गुणात्मक, यानी कि दोनों रूप से आपको मानव विकास देखने को मिलता है। इसका सही आंसर होगा आपका जो कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो यानी कि जो परिवार एवं पास पड़ोस जो होता है, वह आपका प्राथमिक समाजीकरण का जो एजेंसी होती है। उसके बाद जो द्वितीय क्षेत्र, यानी कि जो दूसरा समाजीकरण की जो एजेंसी होती है, विद्यालय और मीडिया। यानी कि जो विद्यालय मीडिया जो है आपका द्वितीय क्षेत्र है। यानी कि जो आपका पहले तो होगा आपका जो आपको सीखोगे तो अपने परिवार और आस पड़ोस से सीखोगे। फिर उसके बाद तुम कहाँ जाओगे, सबसे पहले आप विद्यालय जाओगे या फिर मीडिया माध्यम से आपको सीखने का प्रयत्न करोगे। तो उसका सही आंसर होगा विद्यालय और मीडिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आपको निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास का सिद्धांत आप इसमें अच्छे से देखेंगे, निरंतर विकास का सिद्धांत ये भी है, परस्पर संबंध का सिद्धांत ये भी है, समान प्रतिमान का सिद्धांत ये भी, आपको तीनों विकास के सिद्धांत देखने को मिल रहे हैं। और अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये है, थोड़ा अजीबोगरीब, देखने में भी अजीबोगरीब लग रहा है, तो यह है विकास का सिद्धांत नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन यही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यानी कि आप जो अगली जो मैराथन होने वाली है अगले सब्जेक्ट की, वह आपको समय पर पहुंच जाए। ये सारे क्वेश्चन आपके
प्रीवियस ईयर और जो कि एग्जामों में रिपीटेड हुए हैं, यानी कि जो 2022 का जो सीटेट का एग्जाम हुआ है उसमें सारे क्वेश्चन ये रिपीटेड हुए हैं, यानी कि हर एक सेट में से आपके लिए क्वेश्चन निकाल कर मैं लेकर आया हूँ। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। तो संज्ञानात्मक जो एक क्षेत्र है उसमें सबसे पहले आपको ज्ञान होगा, फिर उसके बाद अवबोधन अवबोधन होगा, फिर उसके बाद अनुप्रयोग यानी कि आप प्रयोग करने सीखोगे, फिर उसके बाद विश्लेषण करोगे, विश्लेषण करने के बाद उसका संश्लेषण करोगे और फिर अंत में जाकर मूल्यांकन होगा, यानी कि पहले आप ज्ञान ग्रहण करोगे उसके बाद लास्ट में आपको मूल्यांकन करना होगा। तो यह इसका सही क्रम होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। बच्चे के विकास में आनुवंशिक और वातावरण की भूमिका के बारे में आप निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो बच्चे की भूमिका होती है बच्चे के विकास के लिए, आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका, उसमें समवयस्कों और पितरों यानी कि जीन्स का सापेक्ष योगदान नहीं होता है, यानी कि जो जीन्स हैं उनका इसमें कोई योगदान नहीं होने का वातावरण में। यानी कि अगर बच्चा जन्म के बाद किसी गरीब परिवार में पल रहा है तो उसकी जो सोच होगी थोड़ा अपने आप में पूरी से तरह से अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी, और अगर बच्चा अमीर परिवार में जन्म ले रहा है तो वो छोटी सोच यानी कि जो कृषि आदि यानी कि जो बेसिक वातावरण से जुड़ा होता है बच्चा वो नहीं जुड़ पाएगा, तो इसलिए इसमें जीन्स का कोई योगदान नहीं है। तो इसमें यह आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। तो समवयस्कों और जीन्स का सापेक्ष योगदान नहीं देखने को मिलता है इसमें। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि इसकी पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर पाओगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा आराम से, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप वीडियो को ही देखिएगा और एक बार नहीं, इसको लगभग एग्जाम से पहले आप कई बार देख लें जिससे कि यह क्वेश्चन याद हो जाए। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आनी आनी है, यानी कि जो आपका जो 75 से 80% जो डाटा कवर होने वाला है वो इसी से होने वाला है। यानी कि आपने अगर हमारे साथ तैयारी की तो आपको 30 में से 30 का वादा हम देते हैं, यानी कि आप 30 में से 30 अंक प्राप्त कर सकोगे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, तो क्या होते हैं शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप। तो मूल प्रवर्तनात्मक, यानी कि जो जो बच्चा होता है वो हल्की हल्की गर्दन हिलाता है शैशव अवस्था में, कुछ बोल नहीं पाता, बस इशारे करता है, हंसता है। तो इस प्रकार से वह मूल अवस्था की जो प्रवर्तनात्मक क्रिया है वही कर पाता है, तो इसका ऑप्शन एक सही होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है। तो इसका आप सही आंसर लगाएंगे तो इसमें पहला ऑप्शन देखेंगे जितना संभव हो सके उतनी आवृत्ति से संगत और संयोजित परीक्षाओं के लिए आयोजन करना, तो यह आपके लिए गलत ऑप्शन है। इसके बाद अगला ऑप्शन देखेंगे हम। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों के सुदृढ़ बनाती है, तो यानी कि जो आप केवल एक ही पद्धति को सुदृढ़ बना सकते हो तो इसके द्वारा आप संज्ञानात्मक विकास को नहीं कर सकते। इसके बाद है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, यानी कि जो बच्चे को अलग अलग वातावरण देखने को मिलेगा तो उससे बच्चा किसी ना किसी जो टॉपिक है अलग अलग उसे देखने को मिलेगा और एक संपूर्ण वातावरण मिलेगा आपको अलग अलग टाइप का, तो उससे आप का जो बच्चा है वो सारे वातावरण में से कुछ कुछ जरूर सीख लेगा। इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। हाँ, इसमें देख रखा है खाली स्थान महीने के, यानी कि किस महीने के आयु के बच्चों में अधिकांश बच्चों को शब्दों को मिलाकर छोटी छोटी वाक्यों में बोलना शुरू कर देता है। तो इसमें 18 से 24 महीने का बच्चा, यानी कि 1.5 से 2 साल के बीच में बच्चा अपने जो वर्ड होते हैं उनको, जैसे मम्मी, पापा, दादा, दादी, इनको शब्दों को मिलाकर बोलना शुरू कर देता है। इस प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो यह है अमूर्त, संवेगात्मक, मूर्त। दूसरा ऑप्शन देखेंगे हम, इसमें मूर्त
इस प्रकार से भी नहीं होता। तो किशोर अवस्था, जन्म से किशोर अवस्था, तो यानी कि वह संवेदिक, जो पहले संवेदात्मक जो क्रियाकलाप करता है बच्चा, उसके बाद मूर्त, फिर उसके बाद जो सबसे बाद में अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि जो बच्चे को पहले हम संवेगों के द्वारा सिखाते हैं, फिर मूर्त वस्तुओं को दिखाते हैं, जैसे कि यह एप्पल है, यह मैंगो है। तो इस प्रकार से यह आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है यह सही होगा। उसके बाद अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है बच्चा। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार से किया जाता है प्रत्यारोपित। तो इसमें आप देखेंगे तो केवल पर्यावरण पर्यावरण पर, ना आनुवांशिक ना पर्यावरण पर, तो यह दोनों ऑप्शन गलत होंगे। केवल एक ही उस पर निर्भर नहीं रह सकते। तीसरा है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता, यानी कि जैसा आनुवांशिक लक्षण होंगे और पर्यावरण की पारस्परिकता, यानी कि जो पर्यावरण का सीधा संबंध आपकी व्यक्तिक भिन्नताओं में देखने को मिलता है। यानी कि आप किसी छोटे शहर में पहुंच जाइएगा या किसी गांव में पहुंच जाइएगा, तो आपको बहुत ही अंतर देखने को मिलेगा बच्चों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सर्वाधिक उपयुक्त क्या है, कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। तो आपका यानी कि जो कक्षा का जो प्रजातांत्रिक परिवेश, यानी कि जो कक्षा का एक परिवेश होना चाहिए वह प्रजातांत्रिक होना चाहिए, इस ना कि अध्यापकों में कोई भी सहभागिता, और क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, यानी कि अध्यापकों को उसमें कोई सहभागिता नहीं लेनी चाहिए। और कक्ष का नियंत्रित परिवेश, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप उन पर पूरा रोब जमा कर रखो। उसके बाद है अगला ऑप्शन, कक्ष में अधिकारिकवादी परिवेश, यह तो पूर्णतः गलत होगा। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सत्य कथन हमें खोजना है। तो शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना और संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, तो यह गलत होगा। तो शिक्षक बार बार बच्चों से प्रश्न पूछा जाएगा तो उसको सिखाएगा क्या, तो यह भी पूर्णतः गलत होगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित रहते हैं, तो यह भी गलत होगा कि सामाजिक संस्कृतियों में अप्रभावित क्यों है। सामाजिक संस्कृतियों से बच्चा सीखता है, तो ये अप्रभावित नहीं प्रभावित होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वो अगला ऑप्शन है, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखता है। शिक्षार्थी का कोई तरीका सीखने का निश्चित नहीं होता, वह खेल के माध्यम से भी सीख सकता है, पुस्तकों के माध्यम से सीख सकता है, और अपने वातावरण और परिवेश से भी सीख सकता है। तो इस प्रकार जो आपका अगला ऑप्शन होगा यह सही होगा, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सामर्थ्य है। तो यह क्वेश्चन बिल्कुल, यानी कि जो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो किसके लिए व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, आप डायरेक्ट यह ऑप्शन जो इसका सही ऑप्शन है इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के लिए योग्य है या अयोग्य है। तो इस प्रकार जो व्यक्तिक भिन्नताएं आपको देखने को मिलती हैं उनको सबसे पहले पूर्ण किया जाना चाहिए, तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार बच्चे को आप जो उसका ज्ञान और अज्ञान, यानी कि जो आपको बच्चे की दक्षता को सबसे पहले देखना चाहिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो यह कथन, यानी कि यह सोच किसकी थी, यह मेस्लो की। मेस्लो ने यह बताया था कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, तो यह कथन मेस्ले का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है अगले सब्जेक्ट की, वह आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
और आपको किसी भी कोर्स की लेने की जरूरत नहीं है सीटेट की। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाएंगे और साथ ही साथ आपको जो वीडियो हैं आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो प्रीवियस ईयर की और जो आपके संभावित क्वेश्चन है उनकी हम क्लास आपको मैराथन के रूप में देते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का व्यापक आयामों में सही पहचान करता है? तो यह विकास के आयाम क्या हैं? पहले शारीरिक विकास होगा, फिर संज्ञानात्मक विकास होगा, फिर सामाजिक विकास होगा, फिर संवेगात्मक विकास होगा। तो इसकी आप शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे। सबसे पहले बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो वह शारीरिक गतिविधि करता है, यानी कि अपने आस पड़ोस में खेलता है। तो पहले विकास के आयामों में आपका शारीरिक होगा, उसके बाद होता है संज्ञानात्मक, फिर उसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि वो अपने एक परिवेश से निकलकर थोड़ा ज्ञान की ओर, यानी कि माता पिताओं से बार बार क्वेश्चन करना और अपने विद्यालय की ओर आकर्षित होता है। उसके बाद जो होता है वह अपनी यारी दोस्ती क्लास में दोस्त बना लेता है और जो पर्यावरण के जो सामाजिक सिद्धांत हैं उनको समझने लगता है कि कौन बुरा है कौन अच्छा है। तो वह अच्छाई बुराई देखने लगता है, तो यानी कि वो सामाजिक विकास को भी हासिल कर लेता है। और उसके बाद वह संवेगात्मक विकास, यानी कि अपने संवेगों को वह आरोपित करना, यानी कि जो संवेगों को बिल्कुल अच्छे से व्यापक तरीके से विकास प्रारंभ कर देता है अपने संवेगों के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, मध्य बाल्यावस्था में भाषा। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसमें होगा कि मध्य अवस्था में बालक जो मतलब मध्य बाल्यावस्था में बच्चा जो होता है भाषा को पहले सामाजिकृत और फिर उसके सामाजिकृत करता है, ना कि अहम केंद्रित की जगह वह सामाजिकृत करता है। तो यह ऑप्शन आपका पहला सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विकास के सिर पद विमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। तो इसमें दे रखा है पहले तो सिर, इसमें दे रखा है आपको, इसमें दिख रहा होगा, इसमें पहले दे रखा है सिर, फिर दे रखा है पद, यानी कि जो आपका विकास होगा इसमें वह सिर से पैर की ओर होगा। तो आप इस नाम में ही खोज लेंगे, यानी कि जो आपका जो ये दे रखा है इसमें ही आप देख लेंगे। तो इसमें पहले दे रखा है आपका सिर और फिर बाद में दे रखा है पद, यानी कि सिर से पैर की ओर आपका यह विकास देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो इसमें तीव्र गति से किसमें होगा? तो आपकी जो शैशव अवस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसमें आप बच्चे को देखते होंगे तो निरंतर वह विकास की स्थिति में होता है, यानी कि तीव्र गति से उसकी वृद्धि और विकास आपको देखने को मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार से त्रुटि कर सकते हैं? तो किस प्रकार से वह समान त्रुटि कर सकते हैं? तो वह विकासात्मक प्रकार की जो त्रुटि समान रूप से कर सकते हैं, यानी कि दूसरी भाषा सीख रहा है और वह प्रारंभिक भाषा, यानी कि दोनों बच्चे अलग अलग भाषा सीख रहे हैं, तो वह विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं, यानी कि वह अपनी अपनी भाषा को सीखने में, केवल उसके विकास करने में वह त्रुटि कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, यह एक कथन वाला क्वेश्चन है आपको, और जब तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति के नैसर्गिक प्रकृति के प्रभावित होता है। तो यह तर्क देता है यानी कि जो व्यक्ति का विकास होता है मैं नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। और अर्जव और सोनाली के बीच चर्चा किस विषय में हो रही है? तो यह किस विषय में चर्चा हो रही है? चुनौतीपूर्ण एवं संवेदनशील भावना। इस प्रकार की कोई इसमें देखने को ही नहीं मिली कि उनकी भावनाओं पर बात चल रही है, ऐसी कोई बात। स्थिरता एवं अस्थिरता पर बहस, तो स्थिरता और अस्थिरता की तो कोई यहाँ जिक्र ही नहीं आया, क्योंकि भाषा विकास नैसर्गिक प्रकृतियों पर यहाँ बात की जा रही है। और सतत और असतत माध्यम, तो यह कोई मूल्यांकन थोड़ी ना है जो इसमें सतत और असतत
अधिगम की बात की जा रही है, कोई सीख थोड़ी ना रहे हैं, बस वह प्रभावित होने को बात कर रहे हैं। तो प्राकृतिक और पालन पोषण पर बात विवाद, यानी कि जो आपका पोषण किस प्रकार से मिल रहा है, वह नैसर्गिक प्रकृति है या किस प्रकार की प्रकृति है। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन होगा 4 आपका सही होगा। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक ही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित किससे है? तो यह उसके संवेगात्मक विकास से है। यानी कि जो आदमी गुस्सा होगा, नाराज होगा, कुछ भी होगा, तो वह अपने संवेगों पर तो नियंत्रण कर पाएगा। अगर वह गुस्सा होगा, क्रोधित होगा, तो उस पर संवेग उसके अनियंत्रित होंगे, और संवेग नियंत्रित होंगे तो वह अपने संवेगात्मक विकास को जो एक अनुकूल स्थिति में बनाए रखेगा। इस प्रकार से जो इसका सही ऑप्शन देखने को मिलेगा आपका संवेगात्मक विकास से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे संवेदनशील समय कौन सा है? प्रारंभिक बचपन का समय। यानी कि जो छोटे बच्चे को आप देखते होंगे, यानी कि वो अगर उसको कहीं आस पड़ोस में कोई मतलब अपशब्द बोल रहा है तो उसको वह बहुत जल्दी ग्रहण करता है। तो यानी कि ये बहुत संवेदनशील समय होता है। यानी कि बच्चे के सामने तुम जैसा व्यवहार करोगे, वह उस व्यवहार को बहुत जल्दी सीखता है। तो इस प्रकार की जो अवस्था होती है आपकी, वह प्रारंभिक बाल्यावस्था आपकी संवेदनशील अवस्था होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन है, 14 वर्षीय अंजना अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। यह विकसित कर रही है, तो यह किसको विकसित कर रही है? स्वायत्तता का, यानी कि ऑटोनोमी है, इसको वह विकसित करने का प्रयास कर रही है। तो यह नियमों के प्रति घृणा नहीं, नियमों के प्रति घृणा क्यों करेगी? वह एक जो भावना है उसको ही तो विकसित कर रही है, तो वह परिपक्वता को भी नहीं करेगी। तो यह यानी कि जो ऑटोनोमी है इसको विकसित कर रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो वह किसे किया जा सकता है? तो बेहतर तरीके से कहाँ सीख सकता है बच्चा? संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित कहाँ कर सकता है? तो यानी कि जो विद्यालय का वातावरण होता है और कक्षा का वातावरण, वहाँ आपका सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? विकासात्मक विकार का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो आत्ममोह, यह भी आपका विकासात्मक विकार का उदाहरण है। ये प्रेमस्तिक घात, यानी कि ये भी है। और न्यूनतम अवधान सक्रिय विकार, यह भी आपका जो कि विकासात्मक विकार है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? पर अभिघातक तनाव, तो यह आपका कोई विकार नहीं है, यह केवल आपकी मानसिक क्रोध जो आपका आता है वह है। तो वह आपका कोई विकार नहीं होता। यानी कि विकार यानी कि चोट, यानी कि जो किसी के दिमाग में थोड़ा बहुत कमी है तो वह इस प्रकार की, तो वह विकार होता है। यानी कि जो किसी में भी आपको कुछ भी कमी देखने को मिलती है तो वह आपका विकार के अंतर्गत आता है। तो आप में अगर गुस्सा आ रहा है तो वह आप में कमी थोड़ी ना है, तो वह तो आपके जो मस्तिष्क की जो अनुकूल स्थिति है उससे थोड़ा ओवर हो जाते हैं। इस प्रकार से आपको क्रोध देखने को मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, राज्य स्तर पर एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय विद्यालय में लड़कियों को वरीयता देता है। तो यह किस प्रकार दर्शाता है? तो यह जेंडर वाइज, यानी कि जो लैंगिक पूर्वाग्रह है उसको दर्शाता है। यानी कि जो उसमें लड़कियों को वरीयता दी जाती है, यानी कि जो आपका गायन प्रतियोगिता होगी, यानी कि जो पार्टिसिपेट करेंगे उसमें लड़कियां ज्यादा करेंगी। तो इस प्रकार से यह है किसको पूर्वाग्रह देता है? यानी कि जो लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी कि जो जेंडर वाइज चयन होता है तो उसको आकर्षित करता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, जहां लड़के केवल लड़कों को या केवल लड़कियों को उसमें जो वरीयता दी जाती है तो वह लैंगिक पूर्वाग्रह होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल्यावस्था की अवधि में विकास तो बहुस्तरीय से मिश्रित होता है। यानी कि जो बाल्यावस्था में आपका बहुस्तरीय विकास होता है, यानी कि जो आपको हर एक क्षेत्र में आपको क्वेश्चन करते हुए बच्चे दिखेंगे
और साथ ही साथ मिश्रित विकास करेंगे, यानी कि वह बोलना भी सीखेंगे अच्छे से और लिखना भी सीखेंगे और वह गाना भी सीखेंगे। इस प्रकार से आपको जो मिश्रित और बहुस्तरीय विकास देखने को बच्चे में मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? तो विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और आत्मनिर्भर होते हैं। तो यह जो संबंध है विकास और अधिगम, तो यह अंतः संबंधित और आत्मनिर्भर होते हैं, यानी कि जो आपका जो विकास है वह अंतः संबंधित होगा और आपका अधिगम जो है वह भी जो अंतः संबंधित होगा, यानी कि जो आपके अंतर्गत होगा वह विकास अधिगम आत्मनिर्भर तरीके से होगा, यानी कि जो आप जितना चाहोगे उतना सीख सकते हो। तो यानी कि इस प्रकार से बच्चा भी आपका जितना वह उसकी क्षमता होगी वह उतना सीख सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो यह कथन जो दे रखा है इसके लिए सही ऑप्शन ये होगा कि शिक्षार्थियों में भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। तो यानी कि जो बच्चे का जो शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में बच्चे का विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक के लिए सहायक होता है, यानी कि जो अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करेगा अगर शिक्षक, तो वह बच्चे को सीखने में यानी कि जो अधिगम है उसमें सहयोग प्रदान करेगा। इस प्रकार से आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों को उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन किसका है? यानी कि यह कथन जो है आप बताओगे सही है कि गलत है। तो यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। तो इस प्रकार से यह कथन सत्य हुआ कि बच्चों को उचित विकास की सुनिश्चित करने के लिए उसके स्वास्थ्य शारीरिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व अवस्था है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो विकास केवल सांस्कृतिक शासित को निर्धारित करता है, यह गलत होगा। तो यही आपका ऑप्शन सही होगा, विकास संशोधन योग्य होता है। हाँ सही होता है कि आप किसी के विकास में संशोधन कर सकते हो, आप उसको अच्छा वातावरण दे सकते हो तो वह एक अच्छी सीख सीखेगा। और इसके बाद अगला ऑप्शन आपका विकास जीवन पर्यंत होता है, यानी कि यह भी कथन आपका सही है, विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। हाँ दोनों से यह प्रभावित होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी कि जो आपकी जो प्रसव की अवस्था होती है उसी टाइम से आपका जो बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है और यह जन्म से और मृत्यु तक यह आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? तो यह है आंखों का रंग। आंखों का रंग जो होता है वह आपकी आनुवंशिक लक्षणों में से एक माना गया है, यानी कि जैसे आपकी आंखों का रंग होगा ऐसे ही आपके बच्चों में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवंशिकता को कैसी सामाजिक संरचना माना जाता है? एक स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, यानी कि स्ट्रिक्ट जो आपकी सामाजिक संरचना आनुवंशिकता को माना जाता है। तो इस प्रकार से आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषता और नवीन योग्यता प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? तो यह हल्लोक महोदय ने यह कथन दिया है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यानी कि जो विकास की जो नवीन विशेषताएं और योग्यताएं बच्चा प्रकट करता है तो वह विकास के परिणाम स्वरूप आपको देखने को मिलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाँ विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था को संबोधित करती है? तो यानी कि यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसमें विद्रोह की भावना बच्चे में कब विद्रोह की भावना आप में देखने को मिलती है? तो जब बच्चा पूर्व किशोर अवस्था के अंतर्गत आता है तो उसमें विद्रोह की एक अंदर से अपने अंदर से विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है।
तो यह इसका सही आंसर होगा आपका पूर्व किशोरावस्था में विद्रोह की भावना देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, शिशुअवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है तो मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी जो विधि हैं आपकी शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं उसमें आपका जो कि शारीरिक स्वास्थ्य भी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करेगा, साथ ही साथ उसकी मानसिक योग्यता भी, यानी कि जो उसका आईक्यू लेवल होता है, मेंटल एबिलिटी, तो वह भी उसके जो संवेगात्मक विकास है उसको प्रभावित करेगी। और उसमें जो थकान है, यानी कि कितनी जल्दी वह थक जाता है, अपने जो कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता है, वह भी आपको प्रभावित करने वाले कारकों में से एक देखने को मिलेगा। तो यह सभी जो हैं आपको संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो अनुबंध का सिद्धांत, यह भी आपका भाषा विकास का सिद्धांत है। अनुकरण का सिद्धांत, यानी कि आप बार बार किसी से कुछ चीज सुनोगे और उसे बार बार रिपीट करोगे, तो यह अनुकरण कहलाता है। उसके बाद है परिपक्वता का सिद्धांत, यानी कि आप कितने मैच्योर हो, तो मैच्योरिटी का, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी, यह भी आपका भाषा विकास का सिद्धांत है। तो इसमें जो आपका सिद्धांत नहीं है वह अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, यानी कि आपको कोई अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता भाषा के विकास में नहीं होती है। तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से यह ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है? तो इसमें द्रुतगामी विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम यह शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। तो लॉ ऑफ रैपिड डेवलपमेंट, तो यह इस प्रकार से आपको जो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम देखने को मिलता है। इस प्रकार आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो यह किस अवस्था में बच्चा अपने माँ बाप के साये से निकलकर बाहर बच्चों से दोस्ती करता है और अपने संगति के जो बच्चे होता है उनमें रहना ज्यादा पसंद करता है? तो यह उत्तर बाल्यावस्था में आपको देखने को मिलता है। तो यह फ्रॉम लेट चाइल्डहुड, इसमें इस अवस्था में आपका जो उत्तर बाल्यावस्था होती है इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामान्य संयुक्त कोशिकाओं के गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। तो आपके जो गुणसूत्र के जोड़े होते हैं वह 23 जोड़ी आपको गुणसूत्र देखने को मिलते हैं, जिनकी संख्या होती है 46। तो आपको 23 जोड़ी गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। यह क्वेश्चन भी आपका बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो यह सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, यानी कि जो सोशियो इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स होते हैं वह आपको बच्चे को सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो इसमें आर्थिक तत्व नहीं होंगे, शारीरिक तत्व और वंशानुगत तत्व भी नहीं होंगे, केवल सामाजिक परिवेश के जो तत्व हैं वह आपको सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं बच्चे के। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है? नहीं, यह ऑप्शन आपका गलत होगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका गलत है, नहीं होगा। वातावरण और आनुवंशिकता के अनुभव की भूमिका पर बल है? गलत। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है? गलत। तो इसमें बाल विकास में आपको जो क्या दे रखा है क्वेश्चन, सॉरी गलती हुई, इसमें देखेंगे हम बाल विकास में, अच्छा बाल विकास में पूछा है, इसमें क्या है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है। तो बाल विकास में जो बच्चे की प्रक्रिया होता है उस पर बल दिया जाता है, यानी कि जो बाल विकास में जो सिखाया जाता है उसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो बाल विकास में प्रक्रिया पर, यानी कि जो बच्चे की प्रक्रिया होती है उन पर सब पर आपका एक अध्ययन किया जाता है। वातावरण की आनुवंशिक भूमिका पे भी बल दिया जाता है, यानी कि जो अध्ययन किया जाता है। तो इसमें दे रखा है बल गलत इसमें दे रखा है, इसमें केवल अध्ययन किया जाता है। तो गर्भावस्था में किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, यानी कि जो आपका इसमें यह ऑप्शन भी मुझको गलत लग रहा है। तो यह आपका जो जन्म से, यानी कि जो लेकर प्रसव अवस्था से आपका जो मृत्यु तक तब का अध्ययन आपका बाल विकास में देखने को मिलता है। तो आप में हर एक अवस्था के बारे में इसमें बताया जाता है। तो यह इसमें उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है। तो यह आपका जो
आंसर दे रखा है, तो यह सीटेट के द्वारा यही इसका आंसर माना गया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो किस अवस्था में आपका बुद्धि का विकास सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? तो यह है किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में बच्चा सामाजिक और पारिवारिक दोनों ज्ञान को ग्रहण करता है और ज्यादा से ज्यादा समाज से सीखना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार से विकास की जो बुद्धि के अधिकतम विकास होता है वह किशोर अवस्था में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद अपना 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो वृद्धि और विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं इसमें आप देखेंगे। निरंतरता का सिद्धांत, यह भी वृद्धि और विकास का सिद्धांत है। समन्वय का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, यह भी आपका वृद्धि और विकास का सिद्धांत है। व्यक्तित्व का सिद्धांत, यह भी आपको वृद्धि और विकास का सिद्धांत है। तो इसमें जो सिद्धांत नहीं है वह वर्गीकरण का सिद्धांत ही है। इस प्रकार का कोई सिद्धांत आपका वृद्धि और विकास में देखने को नहीं मिलता है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको जो हमारे चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट की जो मैराथन होगी वह आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपको उन पर वीडियो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप किस सब्जेक्ट पर आप जो अच्छी पकड़ चाहते हो, यानी कि जो सबसे पहले आप किस सब्जेक्ट पर वीडियो देखना चाहते हो, तो उसको आप सब्जेक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर दें। और साथ ही साथ आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करना होगा पीडीएफ नोट्स। तो आपको हम पीडीएफ नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं तुरंत आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे पीडीएफ नोट। तो आपका साथ हमारी हिम्मत है। तो हमारे इसमें स्लोगन में लिखा हुआ भी है, देखेंगे आप पढ़ेंगे तो आपकी सफलता हेतु हमारा निःशुल्क प्रयास है। आपसे हम कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं, केवल एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इस पर जो क्लासेस होने वाली हैं आपके सीटेट के एग्जाम के लिए जो जुलाई में आयोजित होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 50 से आगे तक के सभी क्वेश्चन हैं वो आपकी अगली वीडियो में आपको अच्छे से करा दिए जाएंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को जो शेयर करें और बताएं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ जो कंटेंट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो पीडीएफ सभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी तैयारी के लिए हम, यानी कि जो आपका टारगेट रहेगा वो 130 प्लस स्कोर करने के लिए हम प्रयत्न कराएंगे। और आपके जो सब्जेक्ट में जैसे आपके हिंदी हुआ और सीडीपी हुआ, इसमें आपको 30 में से 30 अच्छे से ला सकते हो। हमारे साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको लगाइएगा और साथ ही साथ आपके जो संभावित क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए भी हम क्लास जल्द से जल्द आपको उपलब्ध करा देंगे। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली क्लास आपकी जल्द ही अपलोड की जाएगी, तो आप जो हमारी जो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे और बेल आइकन को भी आप ऑन रखेंगे, जिससे कि अगली क्लास अगर अपलोड होगी तो आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।